हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वही पेडागॉजिकल इंग्लिश के अगले चैप्टर के बारे में देखेंगे कि जो कुछ रह गया था हमारा। हमने पिछली वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। उसके बाद हम जो देखेंगे कि जो पेडागॉजिकल इंग्लिश होती है उसके सीखने के क्या क्या तरीके होते हैं और किस प्रकार हम आसानी से और इंटरेस्टिंग रूप से हम सीख सकते हैं। देखो, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो इंग्लिश होती है तो क्यों अभी तक ऐसी मेथड्स नहीं हुई है या फिर जो परंपरावादी मेथड्स हैं उससे हम नहीं सीख पा रहे थे। लेकिन ऐसी कौन सी मेथड्स हैं जो परंपरावादी मेथड्स को दूर करके हम इंग्लिश को अच्छे से रोचकपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब कुछ हमने कल पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हमने इन सब के बारे में जान लिया था और ये भी देखा था कि हम किस प्रकार जो EFL लर्नर्स है, EFL इंग्लिश है, वो हम कैसे सीख सकते हैं। EFL का फुल फॉर्म हमने कल देखा था कि जो इंग्लिश होती है उसे कैसी रहती है, वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज में रहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो इसके फॉर्म होते हैं। पहला होता है स्टोरी टेलिंग, दूसरा होता है रोल प्लेइंग, तीसरा होता है ड्रामेटाइजेशन और फोर्थ होता है सॉन्ग्स। तो ये चारों के माध्यम से हम देखेंगे कैसे ये चारों चीज़ें होती हैं, चारों स्थिति होती हैं, कैसे ये रोल प्ले करती हैं इंग्लिश को एक अच्छे बेस्ट वे और इंटरेस्टिंग वे में सीखने के लिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हो जनरल स्टडी चैनल, जिसमें हम बात कर रहे हैं DLED से संबंधित इंग्लिश पेडागॉजिकल इंग्लिश के बारे में यूनिट 3। ठीक है, तो आइए हम शुरू करें। देखो, ये है पहला पॉइंट। तो देखो, इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है स्टोरी टेलिंग। क्या आता है? स्टोरी टेलिंग। देखो, स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना, देखो हम ये क्यों देख रहे हैं इंग्लिश में कि कहानी के द्वारा हम इंग्लिश को कैसे, देखो इस संसार में जो भी चीज़ हमको कठिन लगती है या फिर कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, यदि वो आसानी से समझ में नहीं आती है, यदि आप उसे स्टोरी के द्वारा समझ लेते हो तो वह अच्छे से समझ में भी आती है और कई दिनों तक हम वो उसे याद भी रख सकते हैं। तो ऐसा ही इंग्लिश का काम है कि यदि इंग्लिश को आप अच्छे से बोलना सीखना चाहते हो, इंटरेस्टिंग रूप में आप उसको सीखना चाहते हो, अपनी झिझक को दूर करना चाहते हो, तो आप स्टोरी टेलिंग के द्वारा एक अच्छा साधन हो सकता है जिससे कि आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम कैसे इंग्लिश को अच्छे एक इफेक्टिव लर्निंग में सीख सकते हैं। तो देखो, लिखा है कि यूजिंग स्टोरीज मतलब कहानियों का उपयोग करके फॉर एजुकेशनल पर्पज, किसके लिए? जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनके लिए, इज इन एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पर देखो, हम केवल ये पैराग्राफ समझाने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहे हैं। हम यहाँ पर पूरी मीनिंग है, मीनिंग को भी देखते जाएंगे, मीनिंग को भी आप याद रखना। और एक बात याद रखना कि इंग्लिश पढ़ने में और समझने में यदि आपको आसानी से अच्छे से समझना है तो आप जो मीनिंग्स हैं, मीनिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर से मीनिंग के जो अर्थ पता नहीं है, आपको शब्दों के अर्थ पता नहीं, तो आप समझने में बहुत दिक्कत होगी। और दूसरी बात यह है कि स्पीकिंग के लिए आपको जो शब्द हैं, शब्दों के अर्थ आना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि देखो, स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। मतलब आपकी ऐसी कौन कौन सी भी रणनीतियां हैं जिनसे आप कोई भी कार्य कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग स्टोरीज मतलब कहानियों को उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? फॉर एजुकेशनल पर्पज मतलब जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं उनको हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे देखो, बता रहे हैं कि इन एन इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावकारी, टीचिंग मतलब होता है शिक्षण पद्धति, और स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीतिक शिक्षण पद्धति। मतलब यदि आपको प्रभावकारी रूप से और रणनीतिक रूप से शिक्षण पद्धति को बताना है या फिर पढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो? स्टोरियों का यूज कर सकते हो। स्पेशली, देखो स्पेशल का मतलब होता है विशेषता, स्पेशली फॉर टीचिंग यंग लर्नर्स। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि स्पेशली किन के लिए? ये स्पेशली उनके लिए है जो शुरुआती समय में सीखने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं, या फिर जो लोग शुरुआती समय में इंग्लिश को सीख रहे हैं उनके लिए जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वह बहुत उपयोगी हो जाती है। देखो, मोस्ट यंग लर्नर्स इन्जॉय लिसनिंग टू द स्टोरीज, और जो अधिकतर यंग लर्नर्स होते हैं जो शुरुआती समय में सीखने वाले होते हैं वह स्टोरी के द्वारा जब इंग्लिश सीखते हैं तो बड़े इन्जॉय लिसनिंग के द्वारा मतलब बहुत आनंद पूर्वक सुनते हुए उसको सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, आगे बता रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल। क्या है? स्टोरी टेलिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है
फॉर लैंग्वेज टीचिंग, किसके लिए? जो लैंग्वेज टीचिंग है, कोई भी भाषा सिखाने के लिए जो स्टोरी टेलिंग है वह एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में यूज कर सकते हैं। एंड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग एंड लर्निंग, ठीक है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, क्या क्या आई हैं कि एक तो लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब यदि हम लैंग्वेज को सिखा रहे हैं तब भी और सीख रहे हैं तब भी स्टोरी टेलिंग एज एन इम्पोर्टेंट टूल होता है, एक महत्वपूर्ण टूल होता है। अब देखो आगे चलते हैं कि स्टोरी टेलिंग फॉर यंग लर्नर्स, जो शुरुआती समय के सीखने वाले होते हैं उनके लिए स्टोरी टेलिंग फॉर यंग लर्नर्स इज़ वाइटली इम्पोर्टेंट। वाइटली का मतलब होता है बहुत ही, अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अत्यंत महत्वपूर्ण मतलब वाइटली इम्पोर्टेंट टू क्रिएट कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव। देखो यहाँ पर दो मीनिंग्स आए हैं। पहला आया है कंस्ट्रक्टिव, मतलब संरचनात्मक, या फिर हम इसको रचनात्मक भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव। एंड क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है यहाँ पर कोई रोचकपूर्ण या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने द्वारा बना रहे हो वो क्रिएटिव हो जाती है। और एक और मीनिंग है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत व्यापक रूप से, व्यापक मतलब बहुत विस्तारित रूप से आप उसको यूज कर सकते हो किसी स्टोरी टेलिंग को। देखो दोबारा इसको देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। स्टोरी टेलिंग फॉर यंग लर्नर्स इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट, जो यंग लर्नर्स होते हैं उनके लिए स्टोरी टेलिंग वाइटली इंपॉर्टेंट होती है टू क्रिएट कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव कॉम्प्रिहेंसन, मतलब व्यापक रूप से जो रचनात्मक है और जो क्रिएटिव योग्यता है उसको बनाने के लिए वाइटली इम्पोर्टेंट टूल है। कौन सा टूल? जो स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग मोटिवेट्स, जो स्टोरी टेलिंग है वो क्या करता है? हमें उत्प्रेरित करता है किसे? चिल्ड्रन के लिए टू बी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग ऑफ द स्टोरी। देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो स्टोरी टेलिंग है वो क्या करता है? बच्चों के लिए मोटिवेट करता है। अब मोटिवेट किस रूप में करता है? वो इसलिए करता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, देखो होता क्या है कि क्लास में बच्चे पार्टिसिपेशन लेने में झिझकते हैं, मतलब बच्चे डरते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए या फिर हम कैसे बोलेंगे, कैसे स्टोरी सुनाएंगे, और वो भी इंग्लिश में। तो इसलिए क्या होता है कि जो स्टोरी टेलिंग होती है, जब हम कहानियाँ सुनाते हैं या फिर सुनते हैं तो उससे बच्चों की जो अंदर की झिझक है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और वो क्या करते हैं? हर एक स्थिति में क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन लेने लगते हैं और एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से। उनसे फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं ही, यदि कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है तो वो स्वयं ही उसमें पार्टिसिपेशन करने लगते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो स्टोरी टेलिंग होती है वो मोटिवेट करती है चिल्ड्रन को, किस लिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग ऑफ द स्टोरी। और देखो जो स्टोरी है उसका मीनिंग बनाने में भी फिर चिल्ड्रंस क्या करते हैं? हमारा सहयोग करते हैं। आगे चलें तो देखो इन दिस एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी करेंगे इस प्रकार की स्टोरी टेलिंग की, तो इन दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन involve while listening to the story so they can respond the language to gain the comprehension response। देखो वो कह रहे हैं कि यदि हम स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा कि जो चिल्ड्रन है वो क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे, वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, मतलब जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। वाइल, जब लिसनिंग टू द स्टोरी, जब वो स्टोरी को सुनेंगे, जब वो स्टोरी को सुनेंगे, सो दे कैन रिस्पॉन्स, यदि वो स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे तो वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स का मतलब वो प्रत्युत्तर देंगे या फिर कोई प्रतिक्रिया करेंगे। द लैंग्वेज टू गेन, और जो लैंग्वेज है उसको प्राप्त करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रहण करने के लिए, द कॉम्प्रिहेंसन, और किस प्रकार ग्रहण करने के लिए? व्यापक तौर पर, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग में क्या होता है? बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कोई भी कहानी यदि हम सुना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और उन जिज्ञासाओं को जानने के लिए बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। और जब वो उत्साहित होंगे तो क्या होंगे? रिस्पांस देंगे, और रिस्पांस देंगे तो व्यापक रूप से उनके प्रश्न आएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो क्या करेंगे? लैंग्वेज टू गेन द कॉम्प्रिहेंसन। देखो ठीक है, हमने कहा था कि कोई भी चीज़ जो यदि हिंदी भाषा शिक्षण ही क्यों ना हो, यदि हिंदी भाषा शिक्षण में तो कहानी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में यदि हम बात करेंगे तो देखो वार्तालाप बढ़ेगा, वार्तालाप बढ़ेगा तो इंग्लिश स्पीकिंग भी बच्चों की बढ़ेगी।
अब देखो आगे चलें तो देखो दे एक्सपीरियंस, उन्हें अनुभव प्राप्त होता है इन डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस। देखो जो उनकी मानसिक स्थितियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, उस स्थिति में उन्हें क्या होता है, वेरियस ज्ञान प्राप्त होता है। जो एक्सपीरियंस होता है उन्हें अनुभव भी अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होता है। जैसे हम देखो आगे देखेंगे, द फर्स्ट प्रोसेस, जो प्रथम प्रोसेस होती है, इज वो यह होती है कि दे क्रिएट मेंटल पिक्चर। सबसे पहले क्या होता है कि यदि कोई भी स्टोरी हम सुना रहे हैं तो वो अपने मन में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। उस जिस भी हम चीज़ की स्टोरी सुना रहे हैं या फिर राजा रानी की स्टोरी भी सुना रहे हैं तो उनके मन में राजा और रानी के प्रति क्या होगी, एक पिक्चर क्रिएट होगी। ठीक है, तो फिर आगे क्या होगा, दे क्रिएट मेंटल पिक्चर वेयर दे ट्राई टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ वाट दे लिसन टू। देखो जब वो कुछ भी सुनेंगे, जैसे मान लीजिए राजा और रानी के बारे में सुन रहे हैं तो उनके मन में स्ट्राइक होगा किंग एंड जो क्वीन के बारे में। किसके बारे में, किंग एंड क्वीन के बारे में। और एक पिक्चर ड्राइव होगी उनके माइंड में, जिससे कि क्या होगा, वो बहुत सारे मीनिंग को याद रख सकते हैं और क्रिएट भी होंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे कि नेक्स्ट। देखो फर्स्ट तो हमने देख लिया क्या होता है, नेक्स्ट दे ट्राई टू इमेजिन। फिर वे क्या करते हैं कि देखो जब हम कहानी सुना ही रहे हैं तो कहानी से क्या होता है, उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं। अभी फिर बता दे रहे हैं कि कहानी एक ऐसी होती है जो पूरी तरह से क्या होती है, जिज्ञासु होती है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बच्चों को जानने की बहुत इच्छा होती है। इसलिए क्या होता है, सबसे पहले वो उस कहानी में जो भी लोग आते हैं उनकी वो इमेज बनाते हैं और फिर उसके बाद उस इमेज पर क्या करते हैं, इमेजिन, कल्पना करते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, या फिर आगे क्या होगा। ठीक है, तो उसमें यही बता रहे हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होगा कि दे ट्राई टू इमेजिन द कैरेक्टर्स, मतलब कि वो कैरेक्टर्स के बारे में इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। द सिचुएशन एंड द थीम इन द स्टोरी, और वो देखेंगे कि स्टोरी की सिचुएशन क्या है, स्टोरी में विभिन्न प्रकार की क्या थीम्स आई हैं। ठीक है, थीम्स का मतलब होता है स्थितियाँ, और सिचुएशन, थीम्स का मतलब होता है जो कह सकते हैं कि जो भी नेचर रहता है ना, नेचर, प्रकृति, मतलब किस प्रकार की थीम्स बन रही हैं। और सिचुएशन का मतलब होता है स्थितियाँ कि कौन कौन सी स्थितियाँ वहाँ पर बन रही हैं। जैसे राजा युद्ध में जा रहा है, या शिकार करने जा रहा है, या फिर अपने महल में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, सिचुएशंस हो जाएंगी। आगे चलें तो देखो यहाँ बता रहे हैं कि सो यूजिंग स्टोरी टेलिंग को यूज करके कैन गिव द एक्सपीरियंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन फन सिचुएशन। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को जो इंग्लिश है वो स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम एक आनंदपूर्वक फन सिचुएशन, मतलब एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर बच्चे बोर ना हो, इस स्थिति में हम उनको अच्छे से इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा स्टोरी टेलिंग का तरीका कि किस प्रकार हम स्टोरी टेलिंग के द्वारा बच्चों को अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग करा सकते हैं। तो आइए अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट किस प्रकार इंग्लिश को सीखने में मदद कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग का मतलब होता है कि कोई भी एक अभिनय करना। ठीक है, जैसे मूवी होती हैं, नाटक होते हैं, तो उन नाटकों में जो भी अभिनय करते हैं लोग, एक इस प्रकार का अभिनय हम कर सकते हैं कि किसी को एक रोल दे दिया जाए किसी का करने के लिए, और वह उस पर कुछ रोल करे और बोले। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रोल प्लेइंग किस प्रकार इंग्लिश को सीखने में मदद करता है। देखो रोल प्लेस गिव्स स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट how to use English in real life situation and make them focus more on communication than on grammar। देखो ये पूरा एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो वो कह रहे हैं कि रोल प्लेस गिव्स, मतलब जो रोल प्ले है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को देता है, क्या देता है, द अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ऐसा स्थिति या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा अवसर देता है टू डिमॉन्स्ट्रेट। यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है निर्देशन। ठीक है, निर्देशन होता है, या फिर एक दिशा निर्देश भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा दिशा निर्देश देता है, हाउ टू यूज, कैसा देता है कि वह कैसे उपयोग करें इंग्लिश को उपयोग कैसे करें इन रियल लाइफ, अपनी जो वास्तविक ज़िंदगी है, अपनी वास्तविक ज़िंदगी में इंग्लिश को किस प्रकार वो यूज करें, और सिचुएशंस एंड मेक देम
फोकस, और वो किस प्रकार से सिचुएशन को समझ सकें, जो रियल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं उनमें इंग्लिश को किस प्रकार समझ सकें, एंड मेक देम, और किस प्रकार उनको फोकस के रूप में मोर ऑन कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन वार्तालाप होता है, वार्तालाप में किस प्रकार वो इंग्लिश को यूज कर सकते हैं। और आगे बता रहे हैं कि देन ग्रामर, देखो होता क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ग्रामर पर फोकस करते हैं, लेकिन जो रोल प्लेइंग होता है, रोल प्लेइंग आपको ग्रामर को छोड़कर किस पर, कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए कहते हैं कि जो रोल प्ले होता है वो इंग्लिश को सीखने में एक महत्वपूर्ण टूल्स होता है, ताकि क्या हो कि इफेक्टिव लर्निंग को हम प्राप्त कर सकें। तो क्या कह रहा है कि रोल प्ले गिव्स स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू यूज इंग्लिश इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड मेक देम फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन देन ऑन ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर से हटकर हम कैसे एक फोकस रूप से कम्युनिकेशन को, जो वार्तालाप इंग्लिश होती है, उसको हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो देखो, रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़, जो रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती हैं कैन बी अ लॉट ऑफ फन, मतलब उनमें एक बहुत ही फन होता है। अब ये कैसे होता है, देखो जब हम किसी भी प्रकार का रोल प्ले करते हैं तो उसमें क्या, एक बच्चे को किसी भी व्यक्ति का किरदार निभाने के लिए दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वह किरदार निभाता है तो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, और उसमें बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत मज़ा आता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो रोल प्ले होता है उससे हम बहुत अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, और जो कम्युनिकेशन वाली ग्रामर है, कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश है, उसको आसानी से भी सीख सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें हैं ना, ये चारों चीज़ें, यदि आप ये चारों चीज़ों के द्वारा इंग्लिश सीखोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलते हैं कि क्या कह रहा है कि रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। हाउ एवर आ क्लास फुल ऑफ साय, बल्कि जबकि क्या होता है कि जब क्लास होती है, हाउ एवर आ क्लास फुल ऑफ साय, जबकि होता क्या है कि जो क्लास होती है, साय का मतलब यहाँ होता है शर्म, ठीक है, सैम, ठीक है, शर्म। देखो हमने देखा होगा कि अपनी क्लास में बहुत सारे लोगों को, यदि हम किसी को भी कह देते हैं कि आप किसी का किरदार निभाओ, तो शायद वो नहीं निभाएगा, क्योंकि उसे शर्म लगती है, और बल्कि होता क्या है कि वो करना चाहता है, वो उस काम को करना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे क्या लगती है, शर्म लगती है। तो जो साय होता है, साय, इसलिए जो क्लास रहती है फुल ऑफ साय रहती है। ठीक है, इसकी वजह से भी ये भी एक कारण होता है कि इंग्लिश नहीं सीख पाए। इंग्लिश ही नहीं, कुछ और भी चीज़ें जो सीखने के लिए हम यदि कह सकते हैं कि कम्युनिटी में सीखें कोई भी चीज़, तो कम्युनिटी में इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि साय की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है कि क्लास फुल ऑफ साय होती है, स्टूडेंट्स में बी रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट। रिलक्टेंट का मीनिंग अभी इसका मीनिंग देखें तो जो होता है कि ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो आप करना तो चाहते हो, लेकिन क्या हो रहा है, करने में आप झिझक रहे हो। तो वही बताया कि क्लास का होती है फुल ऑफ साय होती है, और स्टूडेंट्स का होता है मे बी रिलक्टेंट, मतलब वह ऐसी स्थिति में आ सकता है कि वह कार्य को करना तो चाहता है, लेकिन फिर भी उसे क्या, झिझक हो रही है। to participate, so it is important to know your student। इसलिए क्या होता है कि एक टीचर को चाहिए कि वह अपने बच्चों को जाने कि किस चीज़ में बच्चे पीछे रह रहे हैं या फिर झिझक आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आ डायरेक्शन थीम्ड रोल प्ले माइट बी बेस्ट इन ग्रुप ऑफ 3 or 4 where each student must say a minimum of 3 or 4 lines। देखो वे कह रहे हैं कि जो टीचर्स है, यदि उसे किस रोल प्लेइंग के द्वारा इंग्लिश सिखाना है तो उसे ये करना चाहिए कि एक डायरेक्शन देना चाहिए, डायरेक्शन थीम बनाना चाहिए रोल प्लेइंग की। और कैसे थीम बनाना चाहिए, ग्रुप में बनाना चाहिए, 3 और 4, 3 और 4 ग्रुप में बनाना चाहिए, जहाँ पर क्या होगा, ईच स्टूडेंट मस्ट से अ मिनिमम ऑफ 3 और 4 लाइन्स, जहाँ पर स्टूडेंट 3 और 4 लाइनों को बोल सके। तो ग्रुप बनाकर बच्चों को इस प्रकार से हम रोल प्लेइंग का उनको मौका दे सकते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे के इसके पॉइंट पर। तो आगे एक और पॉइंट बचा हुआ है जो लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद हम इसको समाप्त करते हैं। देखो
स्ट्रक्चरिंग द एक्टिविटी इन दिस वे, इस प्रकार हम जो एक्टिविटी करते हैं इसको करके विल गिव योर स्टूडेंट सम इजी गाइडलाइंस, और इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को कुछ सरल गाइडलाइंस दे सकते हैं टू फॉलो, और उनको वो स्टूडेंट फॉलो करेंगे। नहीं तो यदि गाइडलाइंस नहीं देंगे तो हो सकता है कि बच्चे क्या करें, गदर करें या फिर अनमैनेज्ड हो जाएं। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये एक्टिविटी कराने से पहले क्या कर लेंगे, एक स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे और बना लेंगे कि किस प्रकार ये पूरी एक्टिविटी चलेगी। और यू कैन प्रिपेयर योर स्टूडेंट बाय एक्सप्लेनिंग, आप अपने बच्चों को एक्सप्लेनिंग करके समझाओगे कि क्या क्या हमको करना है, द एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द क्लास, और अंत तक हमें ये एक्टिविटी क्लास में किस प्रकार चलाना है। और प्लेसिंग देम इन देयर ग्रुप्स, और उनको क्या ग्रुप में प्लेस कर देना है, एंड आस्किंग देम टू थिंक अबाउट वाट दे वुड लाइक टू डू, और उनसे कहना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है। सजेस्ट दैट, और ये भी आप उनको सलाह दे सकते हो कि दे ब्रिंग इन एनी प्रॉप्स दे वुड लाइक टू यूज एंड ट्राई टू प्रोवाइड सम इफ़ पॉसिबल, और उनको हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी दे सकते हैं या फिर लाने को कह सकते हैं जिनके ऊपर से वो ये एक्टिविटी जारी रख सकते हैं या चालू कर सकते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार स्टोरी टेलिंग और रोल प्लेइंग के द्वारा इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं, किस प्रकार हम वार्तालाप इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। देन जो होता है कि ट्रेडिशनल इंग्लिश टीचिंग होती है उनसे हटकर हम मॉडर्न रूप से कैसे अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमने देखे 2 पॉइंट, हम अगली वीडियो में देखेंगे जो शेष बचे हुए 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।